किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। खास करके यदि आप बीपीएससी एईडीओ और बीपीएससी टीआरई 4.0 या बिहार एसएससी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है। बीपीएससी एईडीओ में जो कि सामान्य अध्ययन का पेपर नंबर 2 होगा उनके लिए तो यह 100% जो है सटीक बैठता है, क्योंकि आज के इस लाइव सेशन में हम जो है पूरे 100 एमसीक्यू जो है कुल मिलाकर सामान्य अध्ययन से रखेंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। और याद रखिए, प्रत्येक दिन शाम को हम 7 बजे अपने YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर लाइव आते हैं, तो इसलिए प्रतिदिन आप 7 बजे हमसे जरूर जुड़िए। तो आइए आज के इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं 100 एमसीक्यू, और देखना यह है कि इस 100 एमसीक्यू में आप कितने सही कर पाते हैं। कमेंट जरूर करते चलिएगा, प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट कीजिए। कोई और करता है या नहीं, परंतु आप अपने हिसाब से संयम व्रत करके और एक एक करके क्वेश्चन को देखते चलिए और बताइए हमें अंत में कितना आपने सही किया। पहला प्रश्न है, डॉप्सन इकाई किसके मापन के लिए बनाई गई है? यानी डॉप्सन के द्वारा निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? सही आंसर आप कमेंट कर दीजिए। डॉप्सन इकाई किसके मापन के लिए बनाई गई है? इस प्रश्न का सही आंसर है ओजोन का घनत्व मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। एक का ऑप्शन नंबर डी यदि आपने भी चुना है तो इस प्रश्न का सही आंसर एक का डी ही था। आगे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है और यह भारतीय संविधान अर्थात पॉलिटी से संबंधित है। एक एक करके ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो दिया गया ऑप्शन है उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? दूसरे नंबर प्रश्न का यदि ऑप्शन नंबर बी आपने भी चुना है तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है तीसरा नंबर। आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है महाराष्ट्र। याद रखेंगे, महाराष्ट्र की एक शहर पुणे में आगा खान पैलेस जो है स्थित है, जो भारत के एक राज्य में उपस्थिति की दर्ज करता है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन आपके पास है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आए दिन एग्जाम्स में पूछे जाने वाले ये प्रश्न है और इसका आंसर तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? सही आंसर है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है प्रति वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। यदि आपने भी आंसर ऑप्शन नंबर ए किया है तो बिल्कुल आपने सही किया है। जरूर आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और एक एक करके प्रश्नों का जवाब देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे तो डेली बाय डेली आप अपने टैलेंट को और बेहतर कर पाएंगे और एक दिन सफलता निश्चित तौर से आपको मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? निम्नलिखित में से वह कौन है जो 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पीवी सिंधु। आप जानते हैं पीवी सिंधु का संबंध जो है वह बैडमिंटन से है। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। इस संबंध में लिखा गया है कि बैडमिंटन कांस्य पदक मैच में पीवी सिंधु ने हेविंग जीओ यानी रियो डी जेनेरो सीधे गेम में हराकर टोक्यो खेलों में कांस्य पदक जीता और 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। याद रखेंगे, पीवी सिंधु जो है प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जो है जीते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। निम्नलिखित में से वह कौन है जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक के रूप में जाने जाते हैं? छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजा राजवन। याद रहेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सबसे शक्तिशाली चोल शासक है? अगर यह प्रश्न पूछा जाता है राजा राजवन, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा छठे का ऑप्शन नंबर बी। आइए मेरे प्यारे साथियों, 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारतीय संविधान का डैश संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है?
यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो इस 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 239। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 जो है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे साथियों, बढ़ेंगे अपने 8वें नंबर क्वेश्चन के साथ। आराम आराम से इन प्रश्नों का जवाब देते चलिए, बिल्कुल घबराना नहीं है, लेकिन प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ जाना है। और जो है सामान्य अध्ययन पेपर 2 जीके जीएस जो टीआरई 4.0 के लिए 40 मार्च का होगा। कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जीके जीएस से आप पढ़े होने वाले नहीं हैं, और ये सभी जो है बेहतरीन क्वेश्चन है, लेवल हार्ड वाले क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते चलिएगा। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है? भारत का वह पहला राज्य जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है। 8वें का सही आंसर होगा, ऐसा करने वाला राज्य तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न है 9वां नंबर, हॉकी मैदान का आयाम क्या होता है? यानी उसके लंबाई गुने चौड़ाई का जो है माप क्या होती है? तो हॉकी मैदान का आयाम जो है वह दोस्तों 9वें का ऑप्शन नंबर ए 91.4 गुने 55 मीटर की मैदान जो होती है हॉकी की होती है। हॉकी मैदान का आयाम 91.4 गुने 55 मीटर होती है। 9वें का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर जो है विशेष तौर से बीपीएससी एडीओ टीआरई 4 या किसी अन्य एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 एमसीक्यू। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सदीर के नाम से भी जाना जाता था? निम्नलिखित में से वह कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है और यह पहले सदीर के नाम से जाना जाता था? तो याद रहेंगे 10वें का सही आंसर भारतनाट्यम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, 11वें नंबर प्रश्न पर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया जो है क्वालिफाई पेपर हिंदी इंग्लिश का पीडीएफ ई बुक आपको प्रदान करती है, जिसे आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से परचेज कर सकते हैं। टीआरई 4.0 के लिए यदि आपको मटेरियल चाहिए तो हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर और जीके जीएस 40 मार्क्स वाला जो होता है कॉमन पेपर सभी के लिए, वो भी हमें हमारे यूट्यूब चैनल आपको प्रदान करती है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से परचेज कर सकते हैं, यह पीडीएफ के रूप में उपलब्ध होगा। 11वां नंबर प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2001 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। देखेंगे दोस्तों, इस संबंध में लिखा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इसका उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग देख चुके हैं। 12वां नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। आरटीई अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया? आरटीई अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर है 12वें का ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 में इसके प्रावधान दिखाई देते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न है 2005 में किशोरा अवस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP डैश द्वारा शुरू किया गया था। 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP डैश द्वारा शुरू किया गया था। चूंकि दोस्तों आप शिक्षा विकास पदाधिकारी का परीक्षा देने जा रहे हैं यानी कि AEDO का, इसलिए ऐसे प्रश्न के लिए तैयार आप एग्जाम्स में जरूर रहेंगे। 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP डैश द्वारा शुरू किया गया था। तो 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यह प्रारंभ किया गया। प्रश्न नंबर 14 है
अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी? अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी? इस 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक नीति के तहत जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 48 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस संबंध में बता दूं कि अनुच्छेद 48 भारतीय संविधान की राज्य नीति के निर्देशक नीति के तहत बच्चों से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, लेकिन यह बच्चों के लिए नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं। सामने है 16वां नंबर प्रश्न। एक बार पुनः उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देशों के इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अपने 17वें नंबर क्वेश्चन के साथ और 17वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? खिलजी वंश के बाद ठीक किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो इस 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है 17 का ऑप्शन नंबर बी तुगलक वंश। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस संबंध में देख लीजिएगा, कहता है कि खिलजी वंश के तुरंत बाद तुगलक वंश ने दिल्ली पर शासन किया। तुगलक वंश इसने 1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली के सिंहासन पर अपना शासन किया है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न 18 नंबर डैश भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से वह कौन है जो मैग्नीज के अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक होगा? प्रश्न को ऐसा भी कहा जा सकता है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि उड़ीसा जो है दोस्तों वो भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। 18 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस संबंध में एक्सप्लेनेशन है कि हमारे देश में मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है, जबकि सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। चीन विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व का लगभग 37% मैग्नीज चीन ही उत्पादित करता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपने देख लिया है। तो 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है RMSA का पूर्ण रूप क्या है? RMSA का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? 19 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। RMSA का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप जो है शिक्षा विकास जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का एग्जाम्स देने जा रहे हैं, ADO या टीचर का एग्जाम्स देने जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को इग्नोर बिल्कुल नहीं कीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है? 20वें का सही आंसर है विदेशी मुद्रा भंडार जो है वह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है, विदेशी मुद्रा भंडार, वरना रुपए, एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ और भारत इंटरफेस ये फॉर मनी ये सभी उसके अंश हैं। देखिएगा दोस्तों इस संबंध में है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मातृ संस्था के रूप में कल्पित किया गया है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? 21 का सही आंसर है। देखेंगे दोस्तों निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो यमुना नदी की सहायक नहीं है? यानी गंडक नहीं है। गंडक जो है गंगा की सहायक नदी अर्थात बेतवा, चंबल और हिडन ये सभी के सभी यमुना नदी के सहायक नदी है। 21 का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 22 है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहां मिलती है? अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहां मिलती है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा वह देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इस 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर है सन 1959 ईस्वी में भारत में आयुध अधिनियम जो है पारित किया गया था। आइए बढ़ेंगे, इस संबंध में दोस्तों देख लेंगे आयुध अधिनियम या सशस्त्र अधिनियम 1959 आर्म्स एक्ट जिसको बोलते हैं 1959 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसे अवैध हथियारों और गोला बारूद से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है? 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चॉकलेट सिरप इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय डैश से आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय डैश से आगे है। तो आप सभी समझते हैं 25वें का ऑप्शन नंबर डी, ये 5.5 घंटा यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर आपके पास, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का प्रथम शासक निम्नलिखित में से कौन था? 26 का ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों हर प्रकार के क्वेश्चनों को हम अपने इस मॉडल सेट में जो है समेटने की कोशिश किए हैं, बिल्कुल 100% देखिएगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 27 का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करेगा? अनुच्छेद नंबर 14 इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ था? नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन जो कि बंगाल भारत में ये कब शुरू हुआ था? 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ये 1859 में शुरू हुआ था। आइए बढ़ेंगे अपने 29 नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न कहता है 29 नंबर, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी निम्नलिखित में से कौन थे? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैम मानेकशॉ। याद रखेंगे सैम मानेकशॉ फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। भारत में द्रि उत्सव की शुरुआत कहां से हुई थी? भारत में द्रि उत्सव की शुरुआत कहां से हुई थी? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 31वां प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? मैं जानता हूं दोस्तों कि आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। घबराएं नहीं, बल्कि ऐसे प्रश्नों के लिए बीपीएससी एडीओ में तैयार रहें। याद रखें प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह लिखा गया है। प्रश्न नंबर 32 है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहां स्थित है? भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद निम्नलिखित में से कहां स्थित है? 32 का सही आंसर है यह बीजापुर में उपस्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 33 है, एक भारतीय युद्ध कलाएं क्या है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? एक भारतीय युद्ध कलाएं क्या है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलरी पायट्टू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कलरी पायतम एक दक्षिण भारतीय मार्शल आर्ट या युद्ध की कला है जो मूल रूप से केरल से है। प्रश्न नंबर 34 है, किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? 34 का ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। याद रखेंगे किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न आगे है,
इस संबंध में कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत की क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराकर कौन सी बार T20 वर्ल्ड कप जीता? भारत की क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराकर कौन सी बार T20 वर्ल्ड कप जीता? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीसरी बार। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 है। प्रश्न 36 कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? 36 का सही आंसर हो जाएगा केबी कामत समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। प्रश्न कहता है कि चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं, यानी डैश चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं, उन्हों को क्या कहेंगे? दोस्तों 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर है, इनको क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 38, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? याद रखेंगे, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? 38 का सही आंसर है, यह उत्तर प्रदेश में नहीं फैला हुआ है, वरना उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है कि किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है? याद रखें, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का वाघ कहा जाता है? 39 का सही आंसर टीपू सुल्तान, यानी कि इनको शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 40 है। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है? 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखें कोबाल्ट 60। याद रखें, कर्कट यहां पर कैंसर के रूप में हम लोग जानेंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी NHIDCL की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 41 का सही आंसर 2014, याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 है। 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमित्र घाट की उपाधि दी थी? निम्नलिखित में से वह कौन है जिनको यूनानी लेखकों ने अमित्र घाट की उपाधि दिया था? तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार को। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 है। प्रश्न नंबर 43 कहता है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 जो है राज्यसभा सीटें जाती हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है? 44 का ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा यह कहा गया था। आगे प्रश्न है 45 नंबर क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है और उसके बाद अति शुष्क मौसम हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद हाइप जरूर इस वीडियो को कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह पहुंच पाए। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के जिले के डैश में स्थित है? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के जिले डैश में स्थित है? तो 46 का ऑप्शन नंबर बी, यह गुरुग्राम में उपस्थित है।
आगे प्रश्न है 47 नंबर क्वेश्चन है, डैश को बिहार में भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन है जिनको बिहार के भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है? तो इस 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर है भिखारी ठाकुर को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने निदेशक सिद्धांतों को बैंक द्वारा देय या चेक के रूप में वर्णित किया जब बैंक के संसाधन अनुमति देते हैं? निम्नलिखित में से किसने निदेशक सिद्धांतों को बैंक द्वारा देय चेक के रूप में वर्णित किया है जब बैंक के संसाधन अनुमति देते हो? तो ऐसे में 48 का डी केटी शाह ने यह किया। आगे बढ़ेंगे। 49वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था और गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बन गया? निम्नलिखित में से वो कौन सा शहर जो है वह व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था और गुप्त साम्राज्य की यह दूसरी राजधानी बन गया? 49वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है उज्जैन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ेंगे दोस्तों इस संबंध में कि उज्जैन गुप्त शासकों की शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। उज्जैन मध्य प्रदेश का पवित्र शहर माना जाता है। 50वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से या किस संविधान से लिया गया? 50वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। 51वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कुमाऊं हिमालय का सही विवरण है? निम्नलिखित में से कौन सा कुमाऊं हिमालय का सही विवरण दिखाता है? 51 नंबर प्रश्न का सही आंसर है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है वर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था? वर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखेंगे ये लॉर्ड लिनलिथगो उस समय भारत के वायसराय थे जब वर्मा भारत से अलग हुआ। आगे बढ़ेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है भारत डैश दिशा में, याद रखेंगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन, भारत डैश दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत किस दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर है उत्तर दिशा में। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 54 नंबर प्रश्न आपके सामने है संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट डैश को प्रस्तुत करता है? यानी संघ लोक सेवा आयोग अपनी जो है वर्ष भर की अपनी पूरी रिपोर्ट किनके सामने प्रस्तुत करेगा? सही आंसर राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। 54 का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों इस संबंध बता दूं कि संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपने कार्यों के लेखे जोखे संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। 55 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि प्रथम आर्य समाज इकाई का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? प्रथम आर्य समाज इकाई का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 56वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से। गुरुत्वाकर्षण पवन और जल के घनत्व द्वारा संचालित समुद्री जल की निरंतर पूर्वोन्नोदय दिशात्मक गति कहलाती है। गुरुत्वाकर्षण पवन और जल के घनत्व द्वारा संचालित समुद्री जल की निरंतर पूर्वानुमेय दिशात्मक गति क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर ए, इसको महासागरीय धारा के नाम से जाना जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है वल्लभी मंदिर की वास्तुकला किस शैली की उप श्रेणी है? वल्लभी मंदिर की वास्तुकला किस शैली की उप श्रेणी है? 57 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली की। आगे बढ़ेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? सही आंसर हो जाएगा 58 का डी, WC रॉन्टजेन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई है।
प्रश्न नंबर 59 आपके सामने है। दोस्तों याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 100% इनमें से क्वेश्चंस एग्जाम्स में बिल्कुल मिलेंगे। एकदम 100% याद रखिएगा, इसको जरूर A to Z देखते चलिएगा। एक भी प्रश्न को छोड़ने का मतलब आप स्वयं के लिए गलती कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में नृत्य और रेत कला से संबंधित है? निम्नलिखित में से वो कौन सा त्योहार है जो उड़ीसा में नृत्य और रेत कला से संबंधित है? 59 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क उत्सव के नाम से इसको जाना जाता है। 60वां नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने यह अपना सुझाव दिया कि जो जीवन है वह सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? ऐसे में यह साइंस का प्रश्न है। 60वें का ऑप्शन नंबर सी, JBS हल्दाने के द्वारा यह कहा गया है। प्रश्न है कि एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं? प्रश्न है एशियाई शेर कहां पाए जाएंगे? 61 का सही आंसर है यह गुजरात में पाए जाते हैं। प्रश्न है, देखिए इस संबंध में लिखा गया एशियाई सिंह जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियोप्रेसिका है, शेर की एक प्रजाति है जो केवल भारत के गुजरात राज्य में पाई जाती है, इसलिए इसे भारतीय शेर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 62 है, 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि कौन थे? 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? 62 का ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची में स्तूप का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से वह कौन सम्राट है जिसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया है? तो आपके पास इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 63 का ऑप्शन नंबर डी, अशोक, जिसे अशोक प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, पहली हॉकी इंडिया जूनियर महिला एकादमी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 कहां आयोजित की गई थी? पहली हॉकी इंडिया जूनियर महिला एकादमी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 कहां आयोजित की गई थी? तो याद रखेंगे 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर। आप 2021 का इसे करंट अफेयर्स नहीं माने, बल्कि दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन कभी 2-4 मिलेंगे जो 5-5, 10-10 साल पुराना देखने को मिल रहा है। आजकल ये एग्जामिनेशंस का अपना ट्रेंड बन गया है। प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने माना था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद होंगे? विज्ञान का बहुत ही शानदार प्रश्न है। किस वैज्ञानिक ने यह माना था कि प्रकृति में मात्र 56 ही तत्व होंगे? तो इस 65 का सही आंसर है जॉन न्यूलैंड्स ने माना था, इन्होंने अष्टक नियम दिया था। 66 नंबर क्वेश्चन है, 1991 में निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री थे? 1991 में निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री थे? सही आंसर है 66 का ऑप्शन नंबर आपके सामने डी, मनमोहन सिंह। आगे बढ़ते चलते हैं। मनमोहन सिंह 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। वह PV नरसिम्हा राव का सरकार में वित्त मंत्री भी रहे थे। विश्व का पहला तेल कुआं कहां खोदा गया था? विश्व का पहला तेल कुआं कहां खोदा गया था? 67 का ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे पेंसिल्वेनिया USA में पहला कुआं जो है खोदा गया था। 68 नंबर क्वेश्चन है, गतिमान भागों के बीच एयर कुशन की क्या भूमिका है? गतिमान भागों के बीच एयर कुशन की क्या भूमिका है? 68 का सही आंसर घर्षण को कम करने के लिए। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 69 है कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा मनाए जाने का कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गौतम बुद्ध की जयंती मनाने के लिए उस दिन यह मनाई जाती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? 70 नंबर प्रश्न का सही आंसर है यह दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। 70 का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है? निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है? 71 का सही आंसर है चंद्र कुमार मामला जो था यह इसमें बताया गया था। 71 का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है।
72 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? भारत की जनगणना में देखा जाए तो लिंगानुपात किसको मानेंगे? तो दोस्तों इस संबंध में कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वह लिंगानुपात के रूप में जानी जाती है। प्रश्न नंबर 73 है कि निम्न में से किस पोर्ट को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन पोर्ट है जिसको पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? 73 का सही आंसर है कोलकाता पोर्ट को इसको माना जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है? 74 का ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त के जो है उल्लेख मिलता है। 74 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि मालवा संस्कृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मालवा संस्कृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 75 का ऑप्शन नंबर बी ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। दोस्तों आप बीपीएससी जो एडीओ एग्जामिनेशन है और टीआरई 4 के लिए जो 40 मार्क्स है उसमें यह काम करेगा, लेकिन बीपीएससी एडीओ के लिए तो ये 100% काम करेगा। बिल्कुल आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं हटिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों बड़ी कड़ी मेहनत के साथ हमें एक जो है वीडियो आप लोग के लिए तैयार करना पड़ता है और आप बिना लाइक किए हुए चले जाते हैं। इसलिए निवेदन है, कुछ नहीं जाता लाइक करने से, यार लाइक कर दीजिए, बेहतर रहेगा। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में नए अनुच्छेद 21A को भारत के संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में नए अनुच्छेद 21A को भारत के संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 76 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 86वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 77 है, मालदीव और लंका में अभियान दल भेजने वाले दक्षिण भारतीय शासक कौन थे? मालदीव और लंका में अभियान दल भेजने वाले दक्षिण भारतीय शासक निम्नलिखित में से कौन थे? 77 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चोल। आगे बढ़ते चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, राजनीति का कौन सा निदेशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? राजनीति का कौन सा निदेशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? 78 का ऑप्शन नंबर ए 51। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहां हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो है दोस्तों 1885 मुंबई में हुआ था। 79 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सैडल चोटी कहां स्थित है? प्रश्न है कि सैडल चोटी कहां स्थित है? 80 का ऑप्शन नंबर डी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में यह उपस्थित है। हिमालय में कितनी अनुदैर्घ्य समानांतर श्रेणियां हैं? हिमालय में कितनी अनुदैर्घ्य समानांतर श्रेणियां हैं? 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 जो है अनुदैर्घ्य समानांतर श्रेणियां हिमालय में उपस्थित है। दोस्तों इस संबंध बता दूं कि हिमालय पर्वतमाला 3 समानांतर श्रेणियों से बनी है, जिसे अक्सर ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के रूप में जाना जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? 82 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं हैं, याद रखेंगे, जिनको भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आपसे सन पूछा जा रहा है, तो 83 का ऑप्शन नंबर सी 2004 में इसको जोड़ा गया था। आगे बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 84 के साथ। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है मेरे प्यारे साथियों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि उच्चतम न्यायालय को अपनी न्यायिक क्षमता से अलग सलाहकार क्षमता में 2 वर्गों के मामलों में अपनी राय व्यक्त करने की आवश्यकता हो सकती है? 84 नंबर प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 143 में इसका वर्णन किया गया है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है?
भारत के वह राज्य कौन सा है जिसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? 85 का ऑप्शन नंबर बी असम राज्य इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, स्मारक और उससे उसके संबंधित राज्य के सही संयोजन की पहचान करें। स्मारक और उसके संबंधित राज्य के सही संयोजन की पहचान करिएगा। 86 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी छोटा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। 87 नंबर क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण ने एथलीटों और कोचों के लिए पहला साई संस्थागत पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया था? भारतीय खेल प्राधिकरण ने एथलीटों और कोचों के लिए पहला साई संस्थागत पुरस्कार किस वर्ष में जो है उन्होंने शुरू किया था? 87 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2021 में यह प्रारंभ किया गया। प्रश्न नंबर 88 है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डैश में स्थित है। याद रखेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो दवा बनाने के लिए काम करती है, याद रखेंगे यह कहां पर उपस्थित है? 88 का ऑप्शन नंबर बी यह पुणे में उपस्थित है। दोस्तों याद रखिएगा इन्होंने हमारे देश में कोरोना काल के दौरान इंजेक्शंस भी बनाए थे। पर्णपाती वन किस प्रकार के वृक्षों से भरे हुए हैं? पर्णपाती वन किस प्रकार के वृक्षों से भरे हुए हैं? इस 89 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यह ओक के वृक्षों से भरे हुए हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है। प्रश्न है, प्रकाशिकी में दो संपर्क करने वाले पदार्थों और प्रत्येक के अपवर्तनांक के बीच की सीमा या पृथक्करण की सतह को पार करने में प्रकाश की किरण द्वारा लिए गए पथ के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? 90 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्नेल का नियम कहा जाता है। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? 91 का सही आंसर है पलार पानी को। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को मानसून वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? 92 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को जो है वह मानसून वन के रूप में बांटा गया है। 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि साप्ताहिक उर्दू भाषीय समाचार पत्र अल हिलाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साप्ताहिक उर्दू भाषीय समाचार पत्र अल हिलाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 93 का ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आजाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस पोप के नेतृत्व में ग्लोबल कैथोलिक क्लाइमेट मूवमेंट की स्थापना की गई थी? 94 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोप फ्रांसिस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दल चरमपंथियों और नरम दल में विभाजित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दल चरमपंथी और नरमपंथियों को विभाजित किया गया? 95 का ऑप्शन नंबर ए यह सूरत अधिवेशन 1907 की बात है। दोस्तों याद रखेंगे कि सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बंट गए। इसी को सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस बौद्ध भिक्षु ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन को संबोधित किया? इनमें से किस बौद्ध भिक्षु ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन को संबोधित किया था? 96 नंबर प्रश्न का सही आंसर है यतिक न्याथ्यना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? 97 नंबर प्रश्न का सही आंसर है चंपारण सत्याग्रह इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों इस संबंध में है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। इसकी शुरुआत 1917 में बिहार के चंपारण जिले से हुई थी। यह सत्याग्रह ब्रिटिश नील नीति के विरुद्ध में विद्रोह था। आगे बढ़ते चलते 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड लिखी गई है?
निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड लिखी गई है, जो कि 1921 में लिखा गया था? 98 नंबर प्रश्न का सही आंसर है हेनरिक वैन लून के द्वारा लिखा गया है। 99 नंबर भरने से पहले इस संबंध में मैनकाइंड की कहानी डच अमेरिकी पत्रकार प्रोफेसर और लेखक हेनरिक विलन वैन लून द्वारा लिखित और सचित्रित पुस्तक है। यह 1921 में प्रकाशित हुआ था। 1922 में इसे बच्चों के साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए न्यूबेरी मेडल से सम्मानित किया गया था। यह पहला वर्ष था जब न्यूबेरी मेडल प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान को वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा गया है? निम्नलिखित में से किस विद्वान को वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा गया है? 99 नंबर प्रश्न का सही आंसर है थ्यूसिडाइडिस को कहा गया है। दोस्तों 100वां नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले सबसे महान प्राचीन इतिहासकारों में से एक थ्यूसिडाइडिस है, ने एथेंस और स्पार्टा के बीच लगभग 30 वर्षों के युद्ध और तनाव का वर्णन किया। उनका पेलोपोनेशियन युद्ध का इतिहास गुंजाइश, संक्षिप्तता और सटीकता के लिए जो है मानक निर्धारण करता है। 100वां नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ करके जाते हैं। कहीं ना कहीं से इस प्रश्न का आंसर खोज करके कमेंट कर देना है, ताकि हमें यह विश्वास हो कि आप हमारे क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देख रहे हैं और हम लगातार आपके लिए प्रयासरत रहे। प्रश्न है कि हिक्की बंगाल गजट या द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर एशिया में छपने वाला पहला समाचार पत्र था। यह किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? हिक्की बंगाल गजट याद रखना है किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। देखना है कि इसका कौन कौन आंसर सही कर पाते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे कल पुनः 7 बजे। आप जरूर जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद।